प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है फ्रांसवा बर्नियर। 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले विदेश यात्रियों में फ्रांसवा बर्नियर का नाम प्रमुख है। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का एक महान चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार था। वो मुग़ल शासनकाल में 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर नामक ग्रंथ की रचना की 1670 ईस्वी में, जिसमें उसने औरंगजेब के शासनकाल और उस समय की भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा का वर्णन किया है। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म 25 सितंबर 1620 ईस्वी को फ्रांस में ग्रोनोड के निकट जोई नामक गांव में हुआ था। उसका परिवार कृषक परिवार था। उसके प्रारंभिक जीवन की कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। 1652 ईस्वी में 1652 में उसने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। कुछ समय वो पेरिस में रहा, लेकिन उसके बाद सीरिया, फ़िलिस्तीन, मिस्र आदि देशों की यात्राएं की। 1656 ईस्वी में वो काहिरा से एक जहाज़ के द्वारा भारतीय बंदरगाह सूरत पहुंचा। जब यहाँ आया तो उस समय शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार संबंधी युद्ध चल रहा था। अहमदाबाद में उसकी मुलाकात दारा शिकोह से हुई, जो कि शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। दारा शिकोह ने फ्रांसवा बर्नियर को अपना चिकित्सक नियुक्त किया। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह का पतन हो गया और एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान ने उसे अपने पास रख लिया। फ्रांसवा बर्नियर 1668 ईस्वी तक भारत में रहा और इस समय के दौरान उसने दिल्ली, कश्मीर, आगरा, बंगाल, गोलकुंडा नामक स्थानों की यात्राएं की और 1668 ईस्वी में वापस अपने देश के लिए चल पड़ा। 1669 ईस्वी में जब वो पेरिस पहुंचा तो फ्रांस के शासक लुई 14वें ने उसका भव्य स्वागत किया और उसी के अनुरोध पर उसने भारत भ्रमण संबंधी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर का प्रकाशन किया 1670 ईस्वी में और 1688 ईस्वी में फ्रांसवा बर्नियर की मृत्यु हो गई। अब हम उसकी बुक के बारे में पढ़ लेते हैं जो उसने लिखी है, ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, कि उससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले उस बुक के बारे में 1670 ईस्वी में अपने भारत भ्रमण संबंधी एक ग्रंथ ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर का फ्रांसवा बर्नियर ने प्रकाशन किया। इसे फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। कहा जाता है कि ये बुक इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि 1670 ईस्वी से 1725 ईस्वी के दौरान इसका 8 बार पुनर्मुद्रण किया गया फ्रांसीसी भाषा में। 1671 से 72 ईस्वी में इसका फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया और 1684 ईस्वी तक 3 बार अंग्रेजी भाषा में इसका पुनर्मुद्रण हुआ। 1675 से 1676 ईस्वी तक इसका डच, जर्मन और इतालवी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। मतलब कि इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई ये पुस्तक कि इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया और बहुत से इसके संस्करण जो थे वो छापे गए। फ्रांसवा बर्नियर ने इस ग्रंथ को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था और इसके लिखने के पीछे उसका उद्देश्य ये था कि भारत में हुए विकास की तुलना यूरोप और ख़ासकर फ्रांस में हुए विकास के साथ करना चाहता था। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताना चाहता था। वो चाहता था कि यूरोपीय शासक भारत के मुग़ल शासकों द्वारा प्रचलित की गई नीतियों को ना अपनाएं, क्योंकि ये उनके साम्राज्य के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं। उसने इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है उससे हमें उस समय के भारत के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम उसके बारे में जान लेते हैं जो उसने इसमें लिखा है, क्या क्या किन किन बातों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला है भूस्वामित्व। फ्रांसवा बर्नियर ने बताया कि भारत में किसानों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। क्योंकि भारत के अधिकतर प्रदेश रेतीले
और पहाड़ी थे और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत कम थी। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बहुत कम थी और श्रमिकों की भी बहुत कमी थी, जिससे कि भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। प्रांतीय सूबेदार और दूसरे अधिकारी क्रूर व्यवहार करते थे किसानों के साथ, जिससे किसानों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। किसानों को इन लालची स्वामियों की मांगों को पूरा करना पड़ता था और अगर पूरा नहीं करते थे तो उन्हें हर साधन से वंचित कर दिया जाता था और बल्कि उनके बच्चों को भी उनको नहीं दिया जाता था, उनको दास बना लिया जाता था या गुलाम बना लिया जाता था। किसान किसी के सामने फरियाद नहीं कर सकते थे और इसीलिए उनको मजबूर होकर कृषि का कार्य छोड़कर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। अब इसका कारण क्या था? फ्रांसवा बर्नियर बताता है कि किसानों की इस दयनीय दशा का मुख्य कारण ये था कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। मुगल साम्राज्य में शासक को पूरी भूमि का स्वामी माना जाता था। इस भूमि को वो अपने अमीरों के बीच में बांट देता था और जो भूमि प्राप्त करने वाले थे वो इस भूमि को अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। अगर सम्राट प्रसन्न होता था तो अपने अमीरों को बड़ी बड़ी जागीरें बांट देता था और अगर नाराज़ होता था तो उनसे वो जागीरें छीन भी सकता था। ये अमीर सम्राट की अनुमति के बिना अपने बच्चों को ये भूमि नहीं दे सकते थे। वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के प्रति उदासीन थे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये भूमि उनके पास रहेगी या राजा उनसे छीनकर किसी और को दे देगा। अपने बच्चों को दे नहीं सकते थे, इसलिए वो उसके प्रति उदासीन थे। मुगल शासक सिंचाई सुविधाओं के विकास की ओर भी कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए भारत की जो कृषि थी वो पिछड़ी हुई थी और किसानों को भी हमेशा ये डर लगा रहता था कि ना जाने उन्हें कब भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। तो भूमि पर जो राजकीय स्वामित्व था उसका समाज और अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के जनसमूह के रूप में वर्णन करता है। वो कहता है कि एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग है जो कि एक अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके द्वारा बनाया गया है। कौन? शक्तिशाली शासक वर्ग किसके द्वारा बनाया गया है? एक अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा उसे शासक बनाया गया है। गरीबों और अमीरों के मध्य में अन्य कोई भी वर्ग नहीं है। इसलिए भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, या तो बहुत अमीर लोग हैं और या बहुत ही दरिद्र लोग हैं। इनके बीच में जो मध्यम श्रेणी होती है वो नहीं है। तो इसीलिए जो भारत के शासक हैं वो रेगिस्तान और निर्जन स्थानों के भिखारियों और क्रूर लोगों के राजा बनकर रह गए हैं। इनकी वजह से शहरों और नगरों का विनाश हुआ है और ये शहर और नगर खराब हवा या दूषित हवा से दूषित हो गए हैं। इनके खेत झाड़ीदार और घातक दलदल से भर गए हैं। इसके कारण कृषि उत्पादन को आघात लगा है और किसान घोर उत्पीड़न का शिकार होते रहते हैं। फ्रांसवा बर्नियर का कहना था कि उसका यह विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। बर्नियर के इस विचार से फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और जर्मनी के कार्ल मार्क्स बहुत अधिक प्रभावित हुए। अगर सत्य कहा जाए तो ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से कोसों दूर था। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज ये नहीं बताता कि राजा ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। 16वीं शताब्दी में अकबर के प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने भू राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताया है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर भू राजस्व। तो बेशक से चाहे उसकी बात में
आधी सच्चाई थी या पूरी सच्चाई थी या बिल्कुल सच्चाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें उस समय के बारे में, कृषि के बारे में, किसानों के बारे में और राजा के द्वारा भूमि के बंटवारे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फिर दूसरा है राजकीय कारखाने। फ्रांसवा बर्नियर ने मुगलों के राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला है। वो कहता है कि इन कारखानों को शिल्पकारों की कार्यशाला कहा जा सकता है। इन कारखानों में कई बड़े बड़े हॉल होते थे और प्रत्येक हॉल में अलग अलग शिल्पकार अपने मुखिया के नियंत्रण में कार्य करते थे। इन शिल्पकारों में कसीदाकार, सुनार, चित्रकार, रोगन करने वाले, बढ़ई, खरादी, जूते बनाने वाले, रेशम और जरी का काम करने वाले, महीन मलमल का कार्य करने वाले आदि प्रमुख थे। ये सभी शिल्पकार अपने कारखाने में सुबह सुबह आ जाते थे और पूरा दिन यहाँ पर कार्य करते थे और शाम को वो अपने घर लौट जाते थे। लेकिन उनमें अपने उत्पादन को बढ़ाने या उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की कोई भी इच्छा नहीं थी। वो एक मशीन की तरह कार्य करते थे और वापस अपने घर चले जाते थे। इसका कारण ये था कि राज्य के द्वारा उनके मुनाफे का अधिग्रहण कर लिया जाता था। मतलब उनको पता था कि अगर हम कुछ भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो उससे जो भी लाभ होगा वो राज्य को लाभ होगा, उसको उनको कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, बस जितना काम उनको कहा जाता था उतना काम वो करते थे और करने के बाद वो चले जाते थे। उसमें किसी भी प्रकार का सुधार लाने का वो प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि उससे उनको कोई भी लाभ नहीं होता था। इस कारण उत्पादन को हर जगह गहरा आघात लगता था और एक नॉर्मल सामान्य काम वहाँ पर चलता रहता था। कोई भी उनके जीवन की इस स्थिति में सुधार करने का इच्छुक नहीं था। वो जैसे थे वैसे ही रहना पसंद करते थे। फिर उसके बाद आता नगर। फ्रांसवा बर्नियर ने बताया कि 7वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था और ये औसत उस समय के पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इसके बावजूद बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर के नाम से बुलाता है। उसने इनको शिविर नगर कहा। इससे उसका अभिप्राय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, शिविर नगर से क्या अभिप्राय है? तो शिविर नगर से अभिप्राय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। अब ये राजकीय दरबार जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था तो उस समय शिविर नगर अस्तित्व में आते थे। जब ये दरबार कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते थे तो उसके बाद इन शिविर नगरों का भी लोप हो जाता था। राजकीय दरबार क्या होते हैं कि जैसे राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उस समय बहुत लंबा सफ़र करना होता था, इतने आने जाने के साधन नहीं थे। तो वो जब चलते थे तो जहाँ पर वो अपना डेरा डाल लेते थे, जहाँ पर वो रहने लग जाते थे, राजा के साथ एक बड़ा लाव लश्कर चलता था। खाने वाले चलते थे, उनके साजो सामान वाले, अस्त्र शस्त्र वाले, सुरक्षा वाले, उनके जो सिपाही होते थे, सैनिक, उनके नौकर चाकर, उनके घर परिवार के सदस्य, मतलब जो लोग उनके साथ जाते थे तो एक बहुत बड़ा दल बन जाता था। तो जब वो जहाँ रुक जाते थे तो वहाँ पर वो अपना डेरा डाल लेते थे, वहाँ पर वो रुक जाते थे, तो वो एक राजकीय दरबार बन जाता था। तो राजा कई समय तक वहाँ पर रहते थे। तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर छोटे छोटे लोग आकर, सामान बेचने वाले या और अन्य लोग वहाँ पर आकर, कलाकार आकर वहाँ पर अपना डेरा डाल लेते थे। तो वो एक नगर का रूप ले लेते थे। और जब राजा का दरबार, राजकीय दरबार वहाँ से कई अन्य स्थान के चल जाता था तो उनके पास भी कोई काम नहीं बचता था। तो ये जो नए शिविर नगर होते थे वो भी वहाँ से उठ जाते थे। जो अस्थायी दुकान लगाई जाती थी वो भी समाप्त हो जाती थी। तो इस तरह से वो राजकीय दरबार पर निर्भर करते थे और उसके बाद वो भी समाप्त हो जाते थे। ये जो शिविर नगर थे, इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहारिक नहीं थी। वे राजकीय प्रेक्षण पर आश्रित होते थे, मतलब राजाओं के द्वारा जो उनको आश्रय मिलता था या संरक्षण मिलता था उसी के ऊपर आश्रित होते थे। बर्नियर ने अपने वृत्तांत में अनेक बड़े बड़े नगरों का भी वर्णन किया है, जिनमें से
प्रमुख दिल्ली, आगरा, बनारस, मथुरा, कश्मीर, सूरत, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम और गोलकुंडा के नाम बताए हैं। ये नगर उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर और बंदरगाह नगर धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। शहरों में वो कहता है कि व्यापारी वर्ग का काफ़ी प्रभाव होता था। वो अपने जातीय और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे व्यापारिक समूहों को महाजन कहा जाता था, जिनका मुखिया सेठ कहलाता था। अहमदाबाद में व्यापारिक समुदाय का मुखिया नगर सेठ कहलाता था। और व्यापारिक समूहों के अतिरिक्त नगरों में रहने वाले अन्य महत्वपूर्ण समूह भी थे, जिनमें से प्रमुख चिकित्सक, अध्यापक, वकील, चित्रकार, आर्किटेक्ट, वास्तुविद जिनको बोलते हैं वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक प्रमुख थे, जो कि राजकीय प्रक्षय पर आश्रित थे, मतलब राजकीय संरक्षण या आश्रय पर आश्रित थे। और कुछ अन्य समूह लोगों की सेवा द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते, मतलब कुछ लोग इनकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे, जिनके द्वारा ये अपना निर्वाह करते थे। फिर है सती प्रथा। फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में प्रचलित सती प्रथा का भी विस्तृत वर्णन किया है। उसने इस प्रथा को एक अमानवीय प्रथा बताया है। वो कहता है कि इस प्रथा में अगर किसी दुर्भाग्यशाली स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसे पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। जिस स्त्री को सती करना होता था, उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े और आभूषण पहनाए जाते थे और फिर उसे सती वाले स्थान पर एक जुलूस के रूप में ले जाया जाता था, जहाँ पर सती होने वाली स्त्री अग्नि देवी की उपासना करती थी और फिर चिता में जल जाती थी। उस समय विधवाओं का जीवन नरक के समान होता था, इसलिए अधिकतर स्त्रियां स्वयं सती हो जाना पसंद करती थी। अगर कोई स्त्री इनकार करती थी तो उनके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और उन्हें जबरदस्ती चलती हुई चिता में फेंक दिया जाता था। और उसकी चीख पुकार लोगों को विचलित ना कर सके, तो इसलिए जोर जोर से ढोल को बजाया जाता था, जिससे कि उसकी आवाज़ ढोल के शोर में दबकर रह जाए। बर्नियर बताता है कि उसने स्वयं लाहौर में एक 12 वर्ष की बालिका को सती होते हुए देखा था। उस समय लोगों के मन में बाल विधवाओं के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं होती थी। उनकी गलती नहीं होती थी। माँ बाप छोटी उम्र में अपनी लड़कियों का बड़े आयु के लड़कों से विवाह कर देते थे और उनके मर जाने पर उन विधवाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उनको हर चीज़ से वंचित रखा जाता था, इसलिए अधिकतर स्त्रियां सती होना पसंद करती थी। लेकिन उसने इसको एक अमानवीय प्रथा बताया और इसको भारतीय समाज के ऊपर एक कलंक बताया। तो ये सब कुछ फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा उसकी पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखा गया है, जो कि हमें उस समय के जानकारी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।